गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है दोस्तों, हमारी तांडव सीरीज चल रही है, जिसमें आपके लिए दोस्तों जीके और जीएस से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं, जैसे ग्रुप डी 2022, एएलपी टेक्नीशियन, जेई 2024 के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन आप क्लियर कराए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पेपर है दोस्तों, वह हमारा एएलपी से रिलेटेड। और आपको याद रखना है दोस्तों, जो स्टूडेंट अभी तक हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं, तांडव सीरीज से, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल प्योर साइंस लाइव को दोस्तों सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा के तो दोस्तों हमारी सीरीज़ से जुड़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों आपके आने वाले एग्जामों के लिए। जैसे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, एएलपी टेक्नीशियन, और जेई का भी एग्ज़ाम आएगा, तो उनके लिए दोस्तों ये तांडव सीरीज़ मैंने चलाई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों आपके लिए। तो इस सीरीज़ से अवश्य जुड़ें। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक में आपको डाउट है, ताकि दोस्तों अच्छी तरह से मैं आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी सीरीज़ की तरफ। और सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 26/11/2024 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर है। और किसका है दोस्तों? एएलपी स्टेज 1 का। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी आपको पता है दोस्तों 18 से 20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न हम देखते हैं। जीके से रिलेटेड जो मैंने प्रश्न देखे थे, वहाँ पर मुझे देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न देखे थे मैंने, सारे के सारे दोस्तों करंट के प्रश्न थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हें नहीं डाला है, केवल जीके के प्रश्न मिले हैं। तो जीके के सॉरी दोस्तों, साइंस के प्रश्न ही मैंने इसमें डाले हैं। और जैसे ही जीके के प्रश्न मिलते हैं तो मैं आपके लिए डाल भी देता हूँ। आपने पिछली वीडियो भी देखी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने दोस्तों पेपर है हमारा एएलपी स्टेज 1 का 2024 का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन साइंस का पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार यानी क्लोर अल्कली प्रक्रिया का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो क्लोर क्षार जो प्रक्रिया है, क्लोर अल्कली जो प्रक्रिया है, इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उपयोग किया जाता है NaOH+Cl2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी आप सीरीजें लगा रहे हो, जितनी मैं क्लासें उपलब्ध करा रहा हूँ, आपने देखा हो दोस्तों, जो प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो एएलपी में भी हैं, जेई में भी हैं, टेक्नीशियन में भी हैं। जो एएलपी में पूछे गए वो ग्रुप डी, जेई, टेक्नीशियन वाले जेई ग्रुप डी, और एएलपी जेई वाले एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, मात्र 1 से 2% का अंतर है। वही क्वेश्चन आपको देखने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। अच्छी तरह से देखना है, समझना है, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद हो सकें। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। और यह कथन है आपके सामने, जिसमें पहला है दोस्तों, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है दोस्तों, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबक जो है दोस्तों, इसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। गलत दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 तो आपका गलत हुआ। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय एक उपकरण जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। नहीं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर दोनों ही आपके गलत हैं, यानी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से दोस्तों देखिए, वसा जो होती है, मानव में जो वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट जो होती है, वो क्या है, स्टोर होती है। जब हम भूखे रहते हैं या प्यासे रहते हैं या व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो उस समय क्या है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। जब खाना तो कुछ खाते ही नहीं जिससे एनर्जी मिले, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस वसा से, उस कार्बोहाइड्रेट से। तो इसी प्रकार जो स्टार्च होता है पादपों में, ये भी दोस्तों उनकी आंतरिक ऊर्जा का एक कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था
कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो अमीबा एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन पौधा एक कोशिकीय नहीं बहुकोशिकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है, लेशमीनिया में होता है, केचुआ में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। हालांकि अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी यहाँ आपसे पूछा जा सकता था, तो यहाँ से किसी एक ऑप्शन में रख देता, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे अलग होते, तो आपको जो इनमें से पाया जाता वही आप क्लिक करते, यानी वही आपका आंसर होता। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर के नियंत्रण व समय में मदद करता है। तो यह करता है दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों समतुल्य यानी तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, कुछ अंतर नहीं है। यही प्रश्न जब मैंने कल की क्लास आपके लिए कराई थी आरआरबी जेई की, तो उसमें क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ग्रुप डी की, तो क्या है दोस्तों, वहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया था, खाली एक लॉन्ग टाइप में प्रश्न सेम था। वहाँ पर मैंने आपके लिए बताया भी था, अगर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो डायरेक्टली उनको जोड़ना है प्रतिरोधों को, जैसे कि 1, 4, 6 प्रतिरोध हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ने, डायरेक्टली इन्हें जोड़ देना है, और जो आपका आंसर आएगा जोड़ने पर वही आपका आंसर होगा। लेकिन समांतर क्रम में पूछे तो 1/1 + 1/4 + 1/6 कर देते और इन्हें जोड़कर उल्टा कर देते, और उल्टे होने पर जो ऊपर की डिजिट जो आपके सामने आती वही आपका प्रतिरोध होता। यहाँ पर पूछा श्रेणी क्रम में, तो डायरेक्टली 2 प्रतिरोध हैं तो इन्हें हम जोड़ देंगे, तो 2R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये होता है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा। ये आपसे पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, और बल का फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारा, बल बराबर m × a, ठीक है, यानी बल बराबर द्रव्यमान × विस्थापन। अब दोस्तों एक होता है कार्य का फॉर्मूला, कार्य बराबर बल यानी F × कार्य बराबर बल × विस्थापन, या इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या बी से भी दर्शा सकते हैं। तो कार्य पूछा है, कार्य 5 जूल हुआ है, तो 5 जूल हम यहाँ पर रख लेंगे, बल 5 है ये भी रख लेंगे, विस्थापन पूछा है यानी डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रख लेंगे। 5 से 5 को काटेंगे तो डी यानी डिस्प्लेसमेंट का मान आएगा 1 मीटर, क्योंकि दोस्तों किलोमीटर में नहीं दे सकते, मीटर में दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कार्य की जो यूनिट होती है वो मीटर × सेकंड में होता है, न्यूटन × सेकंड, सॉरी दोस्तों हाँ न्यूटन × सेकंड, सॉरी दोस्तों मीटर × सेकंड में, ठीक है। तो मीटर में हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस में कोई भी झिल्ली नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में, कवक में होती है, लेकिन विषाणु में नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता। तो निलंबन में सबसे पहले तो आपको देखना है कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, निलंबन में एक तो पाया जाता है, निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण में फैला देते हैं। तो बिल्कुल सही है। आपने टिंडल प्रभाव देखा होगा दोस्तों, जब टिंडल प्रभाव जैसे कि आपकी सूर्य की रोशनी आती है अपने रोशनदान से, तो क्या है दोस्तों, जो कण होते हैं वो सूर्य की रोशनी को फैलाते हैं। जिगजैग मोशन जो होता है उनमें, एक तरह से राउंडम मोशन जो होता है उन कणों में, उनके द्वारा जो रोशनी है वो फैल जाती है।
आपने देखा हो दोस्तों, रोशनदान छोटा सा होता है, ठीक है, जैसे कि ये रोशनदान है आपके सामने, ये छोटा सा होता है, लेकिन इससे जो प्रकाश फैलता है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, इस प्रकार से फैलता चला जाता है और आगे जाकर उसका पथ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। दूसरा होता है दोस्तों, निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है, हर जगह स्थायी नहीं होता। दूसरा है दोस्तों, स्थायी नहीं है तभी तो ये फैल रहा है, स्थायी होता तो फैलता ही क्यों, फिर तो रोशनी बाहर ही नहीं, रोशनी आती ही नहीं घर के अंदर, रोशनदान से प्रकाश आता ही नहीं, फैलता ही नहीं। तो स्थायी अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, यानी उन्हें पहचाना जा सकता है, समांगी नहीं है, समांगी को पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन विषमांगी को पहचाना जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल गलत है, देखा जा सकता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे इस प्रकार से जो कण हैं जो निकलते हैं, रोशनी निकलती, उनके सामने दोस्तों आपने छोटे छोटे महीन महीन कण देखे होंगे जो मोशन करते रहते हैं रैंडम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, यानी यह गुणधर्म को नहीं दर्शाता, यानी उन्हें निलंबन कणों को हम देख सकते हैं तभी तो पहचान सकते हैं, तभी तो उन्हें विषमांगी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर धकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्यों होता है दोस्तों, उस पर उत्प्लावन बल लगने पर गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, यानी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल तो है अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बोतल है, ठीक है, ये कोई बोतल है, अब क्या है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण, ये टब हमने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए यहाँ पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ एक बार, जैसे ये कोई टब है, इसमें हमने ये बोतल डाली, एक टब ये है और यहाँ पर हमने बोतल, यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही हमने बोतल डाली तो गुरुत्वाकर्षण बल ने कार्य किया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज़ी से अपनी ओर इस वस्तु को आकर्षित करेगा, तो क्या है दोस्तों, ये यहाँ तक आ जाएगी और जैसे ही अंदर जाएगी, जैसे उसी प्रकार तुरंत की तुरंत उसे इस पर उत्प्लावन बल कार्य करेगा, तो ये क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, उत्प्लावन बल के कारण, यानी दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा है उत्प्लावन बल का कार्य, तो इसलिए वो जो बोतल है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये होता है दोस्तों द्रुमाकृतिक अग्रभाग, यानी दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपका तंत्रिका तंत्र होता है, इस प्रकार से ये होता है, इस प्रकार से ये, और ये इस प्रकार से पूंछ सी बनी होती है। तो जो सूचना प्रदान करता है वो करता है, इससे ये डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे वो पाए जाते हैं पथ। तो ये जो होते हैं, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं दोस्तों, सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कार्बन की संयोजकता क्या है। तो आप सभी को पता है दोस्तों 4 होती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न दोस्तों आरआरबी जी की जो परसों मैंने क्लास कराई थी वहाँ पर भी ये पूछा गया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते जाएं, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्या बाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता। तो तापमान में कमी जो होगी वो वृद्धि नहीं करती है, ये आपको याद रखना। आर्द्रता में कमी तो वृद्धि होगी, पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि तो वृद्धि होगी, बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी। पवन की चाल तेज होगी तो भी दोस्तों बाष्पीकरण की दर तेज होगी, लेकिन दोस्तों तापमान में कमी होगी तो वहाँ पर जो है दोस्तों बाष्पीकरण की दर में कमी ना होकर उसमें वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि ना होकर कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधातु एक द्रव है। तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है। तो ये बनता है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा।
तो ये आपका आज का दोस्तों पेपर था ALP CBT 1 का जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम था, जो कि 26/11/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर था। सारे के सारे जो प्रश्न पूछे गए थे GK एंड GS से रिलेटेड सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।